हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी सलबर्डी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक मास्टर जी से जो सलबर्डी गांव पढ़ाने के लिए जा रहे थे। अब रास्ते में उन्हें कंडक्टर कहता है क्या वो सच में वहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं या फिर खजाना ढूंढने। अब ये सुनकर मास्टर जी भी काफ़ी हैरान थे, जिसके बाद वो उतर कर गाँव की तरफ चलकर आने लगते हैं। अब मास्टर जी नए थे तो गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। अब हम उस गांव के सरपंच गणपत पाटिल को देखते हैं जो कि मास्टर जी को गांव वालों के बारे में बता रहे थे। तभी वहां पर मुकुंद आता है जो कि उप सरपंच है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुकुंद और गणपत पाटिल के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। एक्चुअली मुकुंद चाहता है कि वो गाँव का सरपंच बने, बट उसके पास गणपत पाटिल जितना पैसा नहीं है और इसी वजह से वो इलेक्शन नहीं जीतता था। अब सब लोग मास्टर जी से मिलते हैं, जिसके बाद रात को सभी लोग शराब पीने बैठ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर जी भी उनके साथ थे। और इस बात से ये लोग काफी हैरान थे क्योंकि इन्हें लगा नहीं था कि मास्टर जी जैसा आदमी इनके साथ बैठकर शराब पिएगा। बट मास्टर जी कहते हैं कि शराब पीते वक्त ही तो गहरी दोस्ती बनती है। जिसके बाद ये लोग गांव और बाकी की बातें कर रहे थे और यहाँ पर मास्टर जी सबसे पूछते हैं कि क्या इस गांव में सच में खजाना है। जो सुनकर कुछ लोगों का कहना था कि अगर खजाना होता तो मिल जाता, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई खजाना ही नहीं है। जिसके बाद हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसकी माँ उसे डांट कर कहती है कि वो जाकर अपने पापा को बुला कर आए। जिसके बाद वो लड़का डरते डरते अपने पापा को बुलाने जाता है, बट उसके पापा डांस देखने में बिजी थे क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था और वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो चला जाए, वो बाद में आएंगे। अब उनका बेटा उसे काफी रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे अंधेरे में डर लग रहा था, बट पापा को डांस देखना था, जिसकी वजह से वो लड़का अकेला ही जाने लगता है कि बीच रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है और हम देखते हैं कि जिसने उसे किडनैप किया था वो एक अजीब सा आदमी था और अजीब आवाज में उस बच्चे से कहता है कि उसे अपने देवता को खुश करना है और इसके लिए उसे इस बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। इसके लिए उसे टोटल 8 बच्चे चाहिए और ये तीसरा है। ये बोलकर वो उस बच्चे को खत्म कर देता है। जिसके बाद अगले दिन उस बच्चे की बॉडी लेक में मिलती है, जो देखकर सभी गांव वाले काफी हैरान थे। सब लोगों को उस बच्चे के लिए काफी बुरा लग रहा था। अब यहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस वालों का कहना था कि उन्हें पोस्टमार्टम करना चाहिए, बट हम देखते हैं कि सरपंच इसके खिलाफ था। बट मुकुंद कहता है कि पुलिस वालों को जो करना है वो करने दो, वो उसके बीच ना आए। जिसके बाद पुलिस वाले उस बच्चे का पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब यहाँ पर सभी गांव वाले काफी डरे हुए थे क्योंकि गांव में ये तीसरी घटना थी जो इस तरह से हुई थी। जिसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जिसे मुकुंद ये सारी बात बता देता है। ये सुनने के बाद एमएलए तुरंत गांव आता है और गांव वालों से कहता है कि वो चुप ना रहे, पुलिस वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे ताकि पुलिस वाले जल्दी से इस केस को सॉल्व करें। यहाँ पर वो एमएलए मुकुंद से भी यही कहता है कि वो बहुत ज्यादा हंगामा करे, उसके बाद ही वो नजर में आएगा और इलेक्शन जीत जाएगा। जिसके बाद एमएलए मिनिस्टर बनेगा और मुकुंद सरपंच बनेगा। अब ये सुनने के बाद मुकुंद वैसा ही करने लगता है। जिसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जो मिनिस्टर से कहता है कि जल्दी उस गांव का केस सॉल्व करना होगा, नहीं तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये बात सुनते ही मिनिस्टर वहां पर एक स्पेशल ऑफिसर को भेज देता है जिसका नाम था मनोरमा। अब मनोरमा की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में बस उसका बेटा था। एक्चुअली वो एक सिंगल मदर है और उसका शायद अपने पति के साथ डिवोर्स हुआ था। अब रमा वहाँ पर यसुबाई एक नाम की औरत को काम पर रख देती है ताकि वो उसके बेटे का ख्याल रख सके। एक्चुअली यसुबाई का भी एक बेटा है जिसका नाम है काना, और रमा का बेटा और उसका बेटा दोनों काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। जिसके बाद रमा जब अगले दिन पुलिस स्टेशन आती है तो वो सारे केसेस को चेक करने लगती है और उसे पता चलता है कि लास्ट 3 महीनों में ये तीसरी केस है और तीनों का मर्डर सेम तरीके से हुआ है। जिसके बाद हम 3 आदमियों को देखते हैं जिन्होंने वो अलग सा कॉस्ट्यूम पहना था और वो उसी आदमी के साथ बात कर रहे थे जिसने पहले बच्चे को मारा था, यानी कि ये सारा काम ये चारों मिलकर ही कर रहे थे। जिसके बाद हम रमा को देखते हैं जो गांव वालों से मिलने जाती है। एक्चुअली वो चाहती थी कि जिन भी बच्चों की मौत हुई है वो उनके पेरेंट्स से मिले और इसी वजह से वो एक बंदे के पास जाती है जिसके बेटे को सबसे पहले मारा गया था। वो बंदा बताता है कि उसने पुलिस वालों को कई बार बताया कि उसके बेटे की मौत डूबकर नहीं हुई है बल्कि किसी ने उसे मारा है, क्योंकि उसके बेटे को काफी अच्छी स्विमिंग आती थी। वो जब 3 साल का था तब से वो उसे स्विमिंग सिखाता है और वो ऐसे डूबकर नहीं मर सकता। अब ये सब सुनने के बाद रमा और भी पेरेंट्स के पास जाती है जिनके बच्चों को इसी तरह से मारा गया था और सबके साथ बात करने पर उसे पता चलता है कि रात के अंधेरे में बच्चे गायब हो गए थे और अगले दिन उनकी बॉडी मिली थी। अब सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रमा को लगता है कि ये कोई अंधश्रद्धा वाला मामला होगा, यानी कि कोई कुछ करनी या ब्लैक मैजिक कर रहा है, और इसी वजह से वो गांव जाती है और गांव वालों से पूछती है कि यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करता है क्या। जिस पर गांव वाले कहते हैं कि उनके गांव में ऐसा कोई भी नहीं करता
और सब लोग रमा और बाकी पुलिस वालों पर भड़क जाते हैं कि वो गांव वालों पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है। जो सुनने के बाद रमा वहां से निकल जाती है। अब रात को हम सरपंच, उप सरपंच और बाकी कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शराब पी रहे थे। तभी वहां पर मास्टर जी आते हैं और सबको डांटने लगते हैं कि आखिर गांव में ये सब कुछ चल रहा है और वो यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा है कि इस गांव में ब्लैक मैजिक होता है और अगर ये बात सबको पता चल गई तो उनके गांव की बहुत बदनामी होगी। यहाँ पर किसी की शादी नहीं होगी और ना ही यहाँ के बच्चों को कोई जॉब देगा। अब ये सुनने के बाद सब लोग मास्टर की बात से एग्री करते हैं और पुलिस वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बट रमा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। तो वही हम मास्टर जी को देखते हैं जो एक बच्चे को डांट रहे थे। वो उससे कहते हैं कि अगर फिर से उसने कॉपी की तो वो उसे बुरी तरह से पिटेंगे। जिसके बाद पेपर खत्म हो जाता है और वो बच्चा अपने घर जाने लगता है। बट रात के 8 बजे तक वो बच्चा सोनू अपने घर नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी माँ परेशान होकर सोनू के पापा के पास चली जाती है, जहाँ पर सोनू के पापा भी ये सुनकर काफी हैरान थे। जिसके बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। बट वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था वो उनकी कंप्लेंट ही नहीं लिख रहा था। उसका कहना था कि अभी 24 घंटे नहीं हुए। तभी वहाँ पर रमा आती है और तुरंत सोनू को ढूंढने में लग जाती है। सबसे पहले वो सोनू के स्कूल के पास जाते हैं जहाँ पर मास्टर जी थे। मास्टर जी कहते हैं कि सोनू तो 4 बजे यहाँ से निकल चुका है। जिसके बाद मास्टर जी भी उनके साथ सोनू को ढूंढने में लग जाते हैं। अब वो लोग एक दूसरी जगह आते हैं जहाँ से सोनू घर जाया करता था। एक्चुअली वहाँ पर चर्च था और चर्च के जो फादर थे वो बताते हैं कि उन्होंने सोनू को यहाँ से जाते हुए देखा था। जिसके बाद वो आगे मार्केट के रास्ते चला गया था। अब ये सुनने के बाद रमा को काफी टेंशन आ जाता है, क्योंकि जिस लेक के पास सबकी बॉडी मिलती थी एक्चुअली मार्केट का रास्ता आगे वहीं पर जाता है, जिसकी वजह से वो लोग तुरंत वहां पर जाने लगते हैं। अब वहां पर शमशान भी था जहां पर एक पिंपरा नाम का आदमी रहता है। एक्चुअली वो सारा जो अंतिम विधि का सामान होता है वो बेचा करता था। यहाँ पर पिंपरा बताता है कि उसने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। अब ये सभी लोग सोनू को हर जगह ढूंढने लगते हैं कि तभी रमा को पता चलता है कि सोनू की बॉडी पेड़ पर मिली है और ये देखकर रमा भी काफी हैरान थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोनू को भी उसी पैटर्न में मारा गया था, बट उसकी बॉडी लेक में नहीं बल्कि पेड़ पर मिली थी। अब रमा के ऊपर से प्रेशर काफी बढ़ रहा था कि वो जल्दी से इस केस को सॉल्व करे। यहाँ पर रमा को एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली जिन भी बच्चों की मौत हुई है उन सब की उम्र 8 साल की थी और वो सभी लोग अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और उन्हीं का मर्डर हुआ था। इसलिए रमा समझ जाती है कि ये जानबूझकर उसी एज के और ऐसे ही बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब रात को रमा जब काम कर रही थी तभी वहाँ पर यसुबाई आती है, जो कि रमा से कहती है कि उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि एक यात्रा होने वाली है और वहाँ पर उसने अपने बच्चे के लिए नवस मांगा था, वो उसे पूरा करना है और वो पूर्णिमा के दिन ही वो पूरा कर सकती है। अब ये सुनने के बाद रमा भी सोच में पड़ जाती है। जल्दी से वो पुलिस स्टेशन जाती है और फिर से सबकी फाइल चेक करती है और उसे पता चलता है कि जिन भी बच्चों की मौत हुई थी वो पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, यानी कि अगली पूर्णिमा आने वाली है और उस दिन भी किसी न किसी की मौत जरूर होगी। बट यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस पूर्णिमा वाली रात तो गांव में यात्रा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, जिस पर रमा कहती है कि इसी चीज का फायदा उठाकर वो लोग इस बार कातिल को पकड़ ही लेंगे, वो सभी लोगों पर अच्छे से नजर रखेंगे। जिसके बाद रमा यसुबाई को छुट्टी दे देती है और अपने बेटे ऋषभ को अपनी फ्रेंड वनिता के घर छोड़ देती है, क्योंकि रमा को ड्यूटी पर जाना था और कोई उसके बेटे का ध्यान रखने वाला चाहिए था। जिसके बाद रमा उसी टेम्पल में आ जाती है जहाँ पर आज यात्रा होने वाली थी और वहाँ पर वो सभी लोग सभी पर नजर रखने लगते हैं। जिसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग आए थे। जिसके बाद हम उन 4 किडनैपर्स को देखते हैं जो कि ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें 8 टोटल बच्चे चाहिए, बट अब तक उनके पास 4 ही आए हैं। वो डिसाइड करते हैं कि पुलिस वाले उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो आज 4 बच्चों को लाएंगे और देवता को दे देंगे, जिसके बाद उन्हें खजाना मिल जाएगा। इसलिए वो लोग उन 4 बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। तो वही हम रमा को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी पर बिजी थी। तभी उसे वनिता का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उसका बेटा और ऋषभ दोनों खेलने गए थे बट अब तक वापस नहीं आए। बट रमा को उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तभी रमा का कलीग उसे बताता है कि वाड़े की जो दीवार थी वो टूट गई है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे घायल हो गए हैं। अब ये सुनने के बाद रमा तुरंत वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो अपने बेटे ऋषभ को ढूंढने लगती है। बट वहां पर ऋषभ का दोस्त राहुल बताता है कि ऋषभ तो उनके साथ खेलने आया ही नहीं, वो वहां से कहीं और ही निकल गया था। अब ये सुनने के बाद रमा काफी डर जाती है और वो हर जगह ऋषभ को ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आता है कि ऋषभ उसे कह रहा था कि उसे यात्रा में जाना है, बट रमा उसे लेकर नहीं गई थी। अब ये याद आते ही रमा तुरंत यात्रा में वापस जाने लगती है कि तभी उसे पता चलता है कि भूल भुलैया में एक लड़का मिला है जो कि कोई और नहीं ऋषभ था।
अब ये देखकर रमा काफी खुश होती है क्योंकि ऋषभ फाइनली उसे मिल गया था। कि तभी वहां पर यसुबाई आती है जो कि बताती है कि कान्हा कहीं गायब हो गया है। और ये सुनने के बाद रमा फिर से टेंशन में आ जाती है, जिसके बाद वो सरपंच से मदद मांगती है कि वो कान्हा का नाम अनाउंस करे। जिसके बाद सरपंच ऐसा ही करता है और सभी लोग कान्हा को हर जगह ढूंढने लगते हैं। अब रमा जब कान्हा को ढूंढते हुए जा रही थी तभी रास्ते में उसे कान्हा मिल जाता है, जिसके बाद वो कान्हा को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। तो वही हम गांव वालों को देखते हैं जो बाहर हंगामा कर रहे थे कि वो कान्हा को बाहर छोड़ दे। तो वही रमा कान्हा के साथ बातें करने लगती है कि कल उसके साथ क्या हुआ। तो कान्हा बताता है कि जब वो यात्रा में अपनी माँ के साथ था तब उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया कि तभी किसी ने उसे किडनैप कर लिया और एक जगह पर ले गया। वो कोई पुराना घर था। वो बताता है कि उसे एक बोरी में बांध कर रखा गया था। साथ ही वो बताता है कि वहाँ पर 4 लोग थे। 3 लोगों ने अलग कॉस्ट्यूम पहना था और उनके चेहरे पर एक मास्क था। साथ ही उनकी दाढ़ी भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। और जो चौथा आदमी था उसके मुंह पर जैसे सिलाई की गई थी, मतलब काफी अजीब सा फेस था उसका। साथ ही उसके पास एक स्टिक थी जिस पर घुंघरू लगे थे और वो घुंघरुओं की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। कान्हा बताता है कि वो 3 मास्क वाले आदमी उसे वहां पर छोड़कर चले गए। जिसके बाद वो चौथा आदमी वहां पर कुछ कर रहा था। तभी कान्हा उस बोरी से बाहर निकला और वो वहां से बाहर निकल कर आ गया। अब ये सुनने के बाद रमा उससे पूछती है कि जिस तरह के कॉस्ट्यूम उन तीनों ने पहने थे क्या उसने पहले कभी उन कॉस्ट्यूम्स को किसी को पहना हुआ देखा है। अब ये सुनने पर कान्हा काफी याद करता है और बताता है कि पिछली बार उसने यात्रा में उसी तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए देखे थे। अब ये सुनते ही रमा तुरंत लैपटॉप पर उसे फोटोज दिखाने लगती है। एक्चुअली लास्ट टाइम वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हुआ था और तब कुछ लोगों ने इस कॉस्ट्यूम को पहना था। ये देखकर रमा कहती है कि ये तो रंकासुर है और कोकण साइड के लोग ही इसे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर वो अपने कलीग से पूछती है कि इस गांव में कोकण साइड से कौन कौन है, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाए। जिसके बाद वो सबसे पूछताछ करने लगती है बट किसी से भी कुछ भी पता नहीं चलता। तो वे रमा का कलीग उसे कहता है कि कान्हा जिस छड़ी की बात कर रहा था उसे लगता है कि उसने इस छड़ी को किसी के पास देखा है। वो जब काफी याद करता है तो उसे याद आता है कि उसने इस छड़ी को पिंपरा के पास देखा था, जो कि शमशान के पास रहता है और अंतिम विधि का सामान बेचता है। अब ये सुनने के बाद रमा पुलिस वालों से कहती है कि वो सबसे पहले पिंपरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले, जिसके बाद वो उसे पूछताछ करेंगे। अब वो लोग वैसा ही करते हैं और उन्हें पिंपरा को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके बाद पिंपरा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वो पिंपरा से पूछती है कि आखिर वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, उसने बच्चों के साथ ये सब क्यों किया। बट पिंपरा अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, न ही वो अपने साथियों के नाम बता रहा था। अब यहाँ पर रमा जानती थी कि पिंपरा बहुत ज्यादा अंधश्रद्धालु है और रमा इसी का फायदा उठाते हुए एलेक्सा या फिर सीरी जैसा कुछ एक डॉल में डाल देती है और पिंपरा से कहती है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये डॉल बता देगी। जिसके बाद वो उस डॉल से वही क्वेश्चन करने लगती है जिसका आंसर उसने उसमें फीड किया था और पिंपरा के बारे में वो सब कुछ बताने लगती है कि कैसे पिंपरा पहले एक दूसरे गांव के शमशान में काम किया करता था बट वहां से वो हड्डियों को चुराया करता था, जिसकी वजह से उसे उस गांव से निकाला गया था और फिर वो सलबर्डी में आकर सेटल हो गया था। अब ये सारी बात सुनने के बाद पिंपरा काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि वो आगे की बात वो खुद बताएगा। वो बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बट तभी वो काफी अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे कि हमने उस आदमी को देखा था जो कि किडनैप किया करता था। वो उसकी आवाज में कहने लगता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपने देवता को खुश कर सके और उसके बाद ही उन्हें वो खजाना मिलेगा। उस देवता को बच्चे चाहिए थे और इसलिए वो उसे बच्चे दे रहा था। अब ये सुनने के बाद रमा उससे पूछती है कि उसके साथी कौन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ पर पिंपरा के साथियों को देखते हैं जिन्होंने मास्क पहना था। उन्होंने एक लड़के को किडनैप कर लिया था बट उन्हें और 3 लड़के चाहिए थे और उन्हें किडनैप करने के लिए वो गांव में आ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रमा पुलिस और गांव वालों के साथ पहुंच जाती है। जिसके बाद वो उनके मास्क हटा देती है तो ये तीनों गांव के ही लोग थे, जिसमें से एक था बल्या जो कि ढोल बजाया करता था, तो वह दूसरा उप सरपंच मुकुंद और तीसरे थे मास्टर जी, जिन्हें देखकर सभी गांव वाले काफी हैरान थे क्योंकि ये तीनों ही लालच में आकर इस तरह का काम कर रहे थे। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम रमा को देखते हैं जो कि अपने घर में थी। तभी वो न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि इन चारों को जल्दी सजा होगी। तभी रमा के पास 2 औरतें आती है जो कि पिंपरा की वाइफ थी। यहाँ पर वो रमा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो पिंपरा को बचा ले क्योंकि पिंपरा कभी भी किसी को मार नहीं सकता। वो बताती है कि पिंपरा काफी अच्छा है। यहाँ पर वो बताती है रमा को कि एक्चुअली पिंपरा नामर्द है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। साथ ही वो बताती है कि पिंपरा बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसी वजह से वो किसी भी बच्चे के साथ ये सब नहीं कर सकता। अब ये सब सुनने के बाद भी रमा कहती है कि पिंपरा के खिलाफ सारे सबूत हैं, इसलिए कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि उसे क्या सजा होगी। जिसके बाद रमा यही सब सोचते हुए जेल में जाती है जहाँ पर पिंपरा और उसके बाकी साथी थे।
अब पिंपरा वहां जाने के बाद रमा को जेल के अंदर बुलाता है और रमा भी उस सेल के अंदर चली जाती है, जहां पर वो पिंपरा से कहती है कि पिंपरा ने गलत किया है और उसे सजा जरूर होगी। जिस पर पिंपरा कहता है कि वो जानता है कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने अपने देवता को खुश नहीं किया और वही उन्हें सजा देंगे। अब ये सुनने पर रमा कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है और वो इस तरह का ब्लैक मैजिक करना बंद कर दे। जो सुनकर पिंपरा कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं आता तो वो अभी देख ले उनके देवता कैसे उन्हें सजा देते हैं। और फिर रमा देखती है कि एक एक करके उन चारों की मौत हो जाती है, जो देखकर रमा और वहां पर खड़ा कांस्टेबल दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि उनकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। ये देखकर रमा समझ गई थी कि ये जो कह रहे थे जरूर इसमें कोई सच्चाई है, और इसी वजह से वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर ये लोग ये काला जादू किया करते थे। अब वहां पर रमा जब अंदर जाती है तो वहां पर वो देखती है कि कोई चीज चमक रही थी, जिसके बाद वहां पर सारे पत्थर हिलने लगते हैं और कोई चमकती हुई चीज बाहर आने लगती है, जिसे देखकर रमा भी स्माइल करती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब यहाँ पर एंड की बात करें तो शायद रमा को खजाना मिल गया होगा और शायद उसे ही देखकर वो खुश हो रही होगी। तो ये थी सलबर्दी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।